नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 प्रश्न। क्यों गोरखा सैनिक नहीं भर्ती होंगे सेना में? दूसरा, झारखंड में अंकिता की हत्या का कौन जिम्मेदार? और तीसरा, क्या केसीआर बनेंगे विपक्ष की धुरी? आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है कि हमारी खबरें निष्पक्ष हैं और आपको कुछ नए तरह से कुछ नई जानकारियां देते हैं तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें देनी होगी और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार में भी हमें कुछ आर्थिक सहायता दे देंगे तो हमें चैनल को थोड़ा आराम से चलाने में थोड़ी सहूलियत होगी। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला, क्यों गोरखा सैनिक नहीं भर्ती होंगे सेना में? देखिए, अभी एक इसके पीछे का वो समझ लीजिए, अग्निवीर योजना आई देश में। सरकार ने कहा अग्निवीर योजना आ रही है। 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हुई थी क्योंकि सेना एक ऐसा है जिसको यंग रखने के लिए हरदम नई भर्ती होते रहना चाहिए। दो कोरोना के कारण 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी। इस बीच अभी ये एक अग्निवीर की योजना आई जिसमें सरकार ने एक नए तरह से उसका अपना था कि हम 4 साल के लिए अब सेना में जवानों की भर्ती करेंगे। 17 से 23 वर्ष की आयु के ये नवयुवक होंगे। इस साल 46,000 अग्निवीरों, इनको अग्निवीर कहा गया, अग्निवीरों की भर्ती होगी। योजना यह है कि इसमें से केवल 25% रिटेन किए जाएंगे जो शायद 15 साल तक जिनकी सर्विस होगी। बाकी 75% 4 वर्ष की सर्विस के बाद, जिसमें ट्रेनिंग एनिंग सब इंक्लूडेड है, रिटायर कर दिए जाएंगे। अब नेपाल में इस योजना पर गोरखा, क्योंकि गोरखास भी हमारे सेना के पार्ट होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, उस पर रोक लगा दी गई है। 25 अगस्त को और 1 सितंबर को सेना की भर्ती होनी थी, उस पर रोक लगा दी गई है। एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारे गोरखास में और हमारे जो सेना है उसमें क्या संबंध है। देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश आर्मी में गोरखा का एक बड़ी संख्या थी। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो एक ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय समझौता हुआ इंडिया, ब्रिटेन और नेपाल के बीच में। और उसके बाद जो उस समय 10 रेजिमेंट थी ब्रिटिश आर्मी के पास, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पास, उसमें से 6 रेजिमेंट भारत के साथ रह गए और जो 4 रेजिमेंट थी वो ब्रिटिश आर्मी के साथ हो गए। वो कहीं सिंगापुर भेजा गया था, ब्रुनाई भेजा गया था, मलेशिया भेजा गया था, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन 4 रेजिमेंट में से भी उन गोरखा सैनिकों को जो बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो आज़ादी के बाद उनका था कि हम भारत में ही रहना चाहेंगे, तो उनको भी ये ऑप्शन दिया गया। तो 6 रेजिमेंट वो और 7वीं रेजिमेंट जो 11th रेजिमेंट के नाम से जानी गई, उसको भी रेस किया गया। तो टोटल 7 रेजिमेंट अपने पास गोरखास के हो गए। इस 7 रेजिमेंट में टोटल 43 बटालियंस हैं। एक चीज़ और है कि जो गोरखा रेजिमेंट होती है उसमें 60% नेपाली गोरखास होते हैं और एक्चुअली अब वो गोरखा बोला जाता है। ये 1950 से पहले इसको गोरखा बोला जाता था, GU था, फिर वो GO हो गया। तो अब गोरखास, नेपाली गोरखास 60% रहेंगे और रफली भारतीय सेना में इस समय 32 से 35 हज़ार गोरखा सिपाही हमारे यहाँ काम करते हैं। ये भी एक चीज़ समझ लीजिए कि नेपाल में करीब 1,32,000 इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग नेपाली हैं और जो नेपाल में ही मतलब एक्स सर्विसमैन हैं, तो एक बड़ी तादाद है। ये गोरखा रेजिमेंट की 1-2 चीज़ें और बता दें। इसके 2 मतलब अफसरों को बहुत से वीरता पुरस्कार मिले हैं, लेकिन देश का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो इसने 2 बार जीता है। 1962 की लड़ाई में मेजर धन सिंह थापा, जो बाद में आके, अगर आप लोगों को लखनऊ में रहे थे और एक किसी सहारा में शायद कुछ काम किए थे कुछ दिन। दूसरे करगिल में लखनऊ के ही एक और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, जिनको पोस्टमसली मतलब उसमें शहीद हो गए थे उस करगिल वॉर में, उनको तो 2 परमवीर चक्र विजेता गोरखा रेजिमेंट के हैं। अब नेपाल हुआ क्या कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नारायण खड़का ने, उन्होंने इंडियन एम्बेसडर नवीन श्रीवास्तव जी को बुलाया और उनको बताया कि अभी इस स्कीम को पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि अभी हम इसमें रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट चल रहा है अग्निवीर का और उसी के तहत नेपाल में भी रिक्रूटमेंट होना था, वहाँ पे भी शेड्यूल था। उन्होंने इसको करे कारण उन्होंने बताया कि नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी कुछ आशंकाएं हैं और जब तक सब लोग एकमत नहीं हो जाते यूनानिमस, तब तक ये अभी हम इसको होल्ड पे रखेंगे, हम इस पे मतलब हम इसको अभी नहीं लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये इसलिए हो रहा है कि इस स्कीम पे तो इंडिया में भी विवाद है
क्योंकि एक बड़ा तबका है जो सेना का है और अभी भी है जो ये मानता है कि अग्निवीर लॉन्ग टर्म हिंदुस्तान की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ठीक नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि एक बार सरकार को फिर से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जो 4 साल में जो कर रहे हैं और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये कोई इज्जत की बात नहीं, देश की सुरक्षा की बात है, तो इसको बात करना चाहिए। रिसोर्स क्रंच कारण नहीं हो सकता था है कि 4 साल के लिए ही आप कुछ डेली वेजेस टाइप, कुछ आउटसोर्सिंग टाइप वो रखें। देश की सुरक्षा का सवाल है। और अगर ये मान लीजिए डिसीजन हो जाता है कि गोरखास जो नेपाली गोरखा हैं इसमें नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी फाइटिंग जो रेस है वो हमारे सेना से में उसमें कमी आएगी। दूसरा, अब दूसरी बात पे आते हैं, झारखंड के अंकिता की हत्या का कौन जिम्मेदार। आप 2-3 दिन से आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, एक 19 वर्षीय अंकिता सिंह थी, उन पर पेट्रोल छिड़क कर 22-23 की रात में एक शाहरुख नाम के युवक ने उनको जला दिया दुमका में। अब ये एक जघन्य अपराध था। ये भी समझ लीजिए कि ये जो अंकिता थी एक बहुत गरीब परिवार से आती थी, 12th की स्टूडेंट थी, ट्यूशन पढ़ाने का काम भी करती थी, माँ की मृत्यु हो चुकी थी कैंसर से पहले, पिता भी गरीब गुर्बत में रहते थे। शाहरुख जो लड़का है वो इसके पीछे पड़ गया था, इस लड़की के, वही जो होता है भाई, उनको उनकी प्यार मोहब्बत। तो और फिर जब ये रिस्पॉन्ड नहीं की तो उनको जान से मारने की धमकी दी। इस लड़की ने 22 की रात में अपने पिता को बताया कि इस तरह का फ़ोन आया है और उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। पिता ने कहा कि कल जाके उनके घर पे हम लोग इस बात को करें, उससे घर पे बातचीत, उनके घर पे जाके कंप्लेन करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन रात में ही उसने, ये सो रही थी, खिड़की से उसने पेट्रोल फेंक के, मतलब उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। वो अस्पताल में एडमिट हुई और जीवन और मृत्यु का संघर्ष जारी रहा, लेकिन 28 को उसकी मृत्यु हो गई। 29 अगस्त को वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, उन्होंने 10 लाख रुपए का एक जो तुरंत एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है वो तुरंत वहाँ दिया और शाहरुख की गिरफ्तारी हो गई। ये भी एक अजीब तरह की बात थी कि ये एक समाज का विभत्स चेहरा है कि जब शाहरुख गिरफ्तार हुए हैं तो वो कैजुअल नहीं थे, उनका जो टोटल आव भाव था उसमें हंसी मजाक, मतलब वो था, केयरलेसनेस नहीं थी, इट वॉज समथिंग। मतलब ये जो इंसान और जानवर का जो फ़र्क होता है, इंसान और हैवान का जो फ़र्क होता है, वो वहाँ साफ दिख रहा था जब अगर आप शाहरुख की फ़ोटो देख लें। अब इसमें 3 इश्यूज़ हैं। एक इशू है कि सरकार की तरफ से कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पे लोगों की बहुत टीका टिप्पणी है। दूसरा है समाज का रिएक्शन और व्यवहार, और तीसरा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पूरे प्रकरण में उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो चीज़ आ जाए कि सरकार की तरफ से कार्रवाई, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अपराध तो होंगे, इसको कोई वो नहीं है, अपराध कम हो सकते हैं, अपराध कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन अपराध तो होंगे। लेकिन अपराध के बाद जो स्टेट की या जो सरकार की क्या कार्रवाई है और कितनी तरह जल्दी होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं 2 चीज़ें इसलिए क्योंकि फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। यूपी में हाथरस में एक लड़की का रेप होता है और हत्या होती है। पुलिस अधिकारी और शीर्ष पुलिस अधिकारी लगातार ये कहते रहते नहीं, रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। और जब बाद में पोस्टमार्टम और जो भी जांचों से पता लगता है कि नहीं इस लड़की का रेप हुआ है, तो वो बिल्कुल चुप, एक बार भी उसमें आके कुछ नहीं। ये दूसरी तरफ टेनी मिश्रा जी के लड़के लखीमपुर खीरी में आरोपित हैं कि उन्होंने 4 किसानों को रौंद के अपनी जीप से मार दिया, कहीं कुछ नहीं, उनको गिरफ्तार करने की कोई कोशिश ही नहीं की जा रही, कोई वही नहीं किया गया। उनसे पुलिस ने कहा कि आइए स्टेटमेंट देना, उनका नहीं आज मैं नहीं, मैं कल आऊँगा, इस तरह का ट्रीटमेंट। तो ये सरकार के रिस्पॉन्स की बात होती है। झारखंड का एक चीज़ हम लोग को मानना होगा कि झारखंड में जैसे ही पता लगा तुरंत कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए, उन्होंने आके उसको जो कॉम्पनसेशन या जो एक्स ग्रेशिया जो उसको जो भी देना था वो किया। तो सरकार की तरफ से कोई ढिलाई हुई ये मुझे नहीं लगता है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको क्या होना चाहिए था वो एक अलग इशू है, लेकिन सरकार की तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ढिलाई हुई। अब समाज की जरा बात समझ लीजिए, समाज में, इसी समाज में कैसे रिएक्ट करता है। बिल्किस बानो जिसका जघन्य रूप से, जिसके आंख के सामने उसके घर के 14 लोगों की हत्या होती है, उसकी 3 साल की बेटी की पटक के मार दिया जाता है और गर्भावस्था में उसके साथ एक गैंग रेप होता है। उन 11 लोगों को जिनकी सजा लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक करके फाइनल है, आरोपित नहीं है, दोषी पाए गए हैं, सजा मिली हुई है, उनको एक किसी भी आप कानून कह लिए उसके तहत उनको रेप और हत्या के इन दोषियों को, 11 दोषियों को छोड़ दिया जाता है। क्या मैसेज जा रहा है समाज में।
और छोड़ ही नहीं दिया जाता है। इनको ये बताने की कोशिश की जाती है कि बहुत संस्कारी हैं, ये कोई रेपिस्ट नहीं है, बलात्कारी नहीं है। मैं ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि ये हमारा और आपका समाज है कि समाज इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का आचरण, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने वाली चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज हर चीज़ को एक कॉमनल एंगल से देख के केवल इलेक्शन देख रही हैं। कठुआ में एक लड़की का क्या किस तरह से मतलब एक धार्मिक स्थल पर रख के उसका लगातार यौन शोषण होता रहा, बच्ची का, पकड़े गए। उसके बाद वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ के जो बीजेपी, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, मंत्री जाके उसके पक्ष में वो रैली कर रहे हैं। याद है ना आपको ये? और ये समाज की बात है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसी झारखंड में एक लिंचिंग का केस अगर आपको याद हो, एक आदमी को क्या, एक मुसलमान को पीट के मार डाला था। कुछ 11 में से 8 लोग, मतलब 11 लोग वो हुए थे। नीचे लोअर कोर्ट से सजा हो गई थी, हाई कोर्ट से 8 लोगों को जमानत मिलती है। केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के लड़के जयंत सिन्हा ये जाके उनके घर पे माला फाला, मतलब हलवा पेड़ा, ये सब जाके उनका वो करते हैं, उनका जिसको कहते हैं ना स्वागत करते हैं, मंत्री रहते हुए जयंत सिन्हा। अब ये पॉलिटिकल उनका है, क्योंकि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि बड़ी बड़ी बात कि नारी सम्मान, सुबह लाल किले से नारी सम्मान कर रहे हैं, शाम को रेपिस्ट को छोड़ दिया जा रहा है उसी पार्टी के लोग। तो क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, जो मैं ये कह रहा हूँ कि इस हत्या का कौन जिम्मेदार, क्या इस हत्या का वो जिम्मेदार नहीं जिसने, अगर इस तरह के लोगों को छोड़ा जाता है, इस तरह के लोगों को महिमा मंडित किया जाता है, इस तरह के लोगों को संस्कारी बोला जाता है, तो कहीं ना कहीं उस रेपिस्ट के मन में, जैसे उसके मन में भी था, वो जो शाहरुख का जिस तरह से कल कैजुअल बिहेवियर और हंसते हुए वो जा रहे थे, क्योंकि शायद उसको कहीं ना कहीं था कि उनके पास अगर कोई पॉलिटिकल पेट्रोनेज है तो क्या हो जाएगा उनसे, इसलिए मैंने कहा। अब तीसरी बात, क्या केसीआर बनेंगे विपक्ष की धुरी? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब कल 31 अगस्त को बिहार जा रहे हैं। बिहार में वो कुछ जो शहीद हुए हैं सेना में, उनके परिवारों को कुछ अपनी तरफ से जो भी कुछ जाके उनको पैसा देंगे, कुछ सहायता करेंगे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि केसीआर वहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं बिहार। उनकी कल फिर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के साथ एक अलग से बातचीत भी होगी। मैं थोड़ा आपको जल्दी से एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें 2024 की गोलबंदी हो रही है, उधर बीजेपी कर रही है, इधर दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। 2019 वाले इलेक्शन में जो आखिरी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें टीआरएस, टोटल 17 सीटें हैं तेलंगाना में, 9 टीआरएस की हैं, 4 बीजेपी की हैं, 3 कांग्रेस की है और 1 एआईएमआईएम की है। और उसी समय 2018 में, उससे 4-5 महीना पहले विधानसभा चुनाव में 119 में टीआरएस की 18, बीजेपी की 1, एमपी 4 हैं, विधानसभा 1 है, कांग्रेस की 19, एआईएमआईएम की 7 और टीडीपी की 2। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि केसीआर आपको एकदम से लग रहा है ना कि बहुत ऑफेंसिव हैं वो। अगर एक 1-1.5-2 साल से कोरोना के समय भी वो कहे थे, फिर वो प्रधानमंत्री को भी कहते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया, वो काफ़ी चैलेंज करते हैं, काफ़ी उनके हिसाब से वो पोल पट्टी खोलते हैं, क्योंकि 17 एमपी हैं केवल तेलंगाना में। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लोगों का कहना ना केसीआर अब प्राइम मिनिस्टर का सपना देख रहे हैं। अगर अभी तो 9 एमपी हैं, 17 भी जीत जाएं, सब जीत जाएं, तो क्या 17 एमपी को लेके केसीआर ये सपना देखना उचित है? सपना तो कहीं भी कोई भी देख सकता है, लेकिन क्या ये उचित है? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा रोल अपना नेशनल पॉलिटिक्स में, क्योंकि उनका लड़का भी अब पॉलिटिक्स में आ गया है और ऐसा उनको लगता है कि ये अब उसको सुपुर्द करके वो अपना एक लार्जर रोल इन दी नेशनल पॉलिटिक्स चाहते हैं। 2 एडवांटेज है उनकी। एक तो उन्होंने तेलंगाना को बिल्कुल ठीक से मजबूती से, उनकी टीआरएस जो उनकी पार्टी है उसके हिसाब से चल रहा है, लड़का भी आ गया है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, कोई बाई एंड लार्ज उनके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा आंदोलन या भ्रष्टाचार या इस तरह का कोई बात नहीं हुई है। उनकी एक एडवांटेज ये है नेशनल पॉलिटिक्स में कि वो हिंदी स्पीकिंग, वो हिंदी धड़ल्ले से बोलते हैं। कहीं भी ये नहीं है कि वो कोई साउथ इंडियन की तरह हिंदी बोल रहे हैं, वो हिंदी हमारे और आप जैसी बोलते हैं, तो ये एक उनकी एक एडवांटेज है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो विपक्ष का जो भी वो बनाने के मंच या जो भी अलायंस बनाने के हैं, उसमें वो लीडर से ज़्यादा अपना रोल एक एज अ फैसिलिटेटर, एज समवन हु जो उसको एक दिशा देंगे, उस तरह से ज़्यादा देख रहे हैं। अब उनकी एक समस्या देखिए वहाँ पे ये है तेलंगाना की, और कई जो पार्टियाँ हैं उनकी समस्या समझ लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार इधर आ गए, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस इज अ एलाई पार्टी ऑफ दिस। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की समस्या है, जैसे तृणमूल कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस से भी उसका उतना ही वो है तृणमूल को,
कांग्रेस के साथ लड़के तब उसका इलेक्शन जीतना है। तेलंगाना में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी अगर टीआरएस केसीआर के लिए कोई है तो वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस कैन नेवर बी अ नेचुरल एलाई फॉर केसीआर, उनकी स्टेट पॉलिटिक्स की वजह से। अब इस वजह से वो उनके साथ वैसे नहीं जा सकते हैं। दूसरी उनकी समस्या है कि वो बीजेपी का चरित्र देख लिए हैं अब तक, क्योंकि अपने सहयोगियों को किस तरह से ख़त्म करना है, उनका वजूद मिटा देना है, उसको अपने में समाहित कर लेना है, ये केसीआर देख रहे हैं। बीजेपी यही चाहती है, तो इसलिए वो कॉशियस है कि भाई इनके साथ तो नहीं, इनके साथ हाथ मिलाना भी ठीक नहीं रहेगा। अब बीजेपी, अब चक्कर क्या है, बीजेपी का जो लोकसभा में एक विपक्ष की बनने की बात हो रही है लोकसभा इलेक्शन के लिए, उस लार्जर कोलिएशन का वो पार्ट बनना चाह रहे हैं और इसीलिए वो आउटरीच कर रहे हैं बिहार, इसीलिए वो अपनी तरफ से एक हाथ बढ़ा रहे हैं और वहाँ जाके वो नीतीश जी से उनसे बात करके, क्योंकि ये उनको समझ में आ गया है कि अगर कोई विपक्ष का कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें नीतीश बहुत इंपॉर्टेंट खड़ी रहेंगे, तो शायद इसलिए वो कर रहे हैं। याद में एक चीज़ आप लोगों को और दिला दूँ, इसलिए कि कुछ इस तरह की बातें पहले भी हुई हैं। वही जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक संयुक्त राज्य था तो एनटी रामाराव ने 1989 में नेशनल फ्रंट बना के वीपी सिंह और उन्होंने पूरे देश में एक मैसेज दिया था और उस नेशनल फ्रंट के एक आदमी चेयरमैन बन गए थे, एक आदमी कन्वीनर बन गए थे और इन लोगों ने एक तरह से नॉर्थ साउथ के गैप को भरने की, तो कुछ उसी तरह की एक रोल में मुझे ऐसा लगता है कि केसीआर अपने को देख रहे हैं और आने वाले समय में आप केसीआर को एक नेशनल पॉलिटिक्स के विपक्ष के एक फैसिलिटेटर या कुछ उस रोल में ज़्यादा देखेंगे, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू सो मच।